नमस्ते। कल्पना कीजिए कि जब आप 9 महीने की गर्भवती हों, कदम भारी हों, सांसें छोटी हों, लेकिन ठीक उसी सबसे कमजोर पल में आपको आपके ससुराल से बाहर निकाल दिया जाए, सिर्फ इसीलिए घसीटकर बाहर कर दिया जाए क्योंकि आपको उनके बेटे की पत्नी बनने के लायक नहीं समझा गया। रात के अंधेरे में आप एक छोटे से सूटकेस के साथ किसी के घर के सामने खड़ी हैं, प्रसव पीड़ा और आंसुओं को एक साथ रोक रही हैं, जबकि आपका पति सिर्फ सिर झुकाए खड़ा है, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अगली सुबह जब ससुराल वाले अभी भी आपकी बुराइयों की चर्चा में व्यस्त थे, तब गाड़ियों के इंजन की गड़गड़ाहट ने गांव की शांति को भंग कर दिया। एक एक करके कई शानदार गाड़ियां उस तंग गली में दाखिल हुईं और उनके पीछे दर्जनों और गाड़ियां करीने से खड़ी हो गईं। पड़ोसी हैरान रह गए। सास, जो हमेशा गुस्से में रहती थी, अचानक पीली पड़ गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और जो शख्स उतरा उसे देखकर सब चुप हो गए। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की कहानी शुरू करें, कृपया कमेंट में लिखें कि आप किस शहर से देख रहे हैं। उम्मीद है कि जो कोई भी इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाएगा, भगवान उसके रास्ते आसान करे, उसकी रोजी रोटी में बरकत दे, उसे स्वस्थ रखे और उसकी दुनिया और आखिरत की हर ख्वाहिश पूरी करे। आमीन। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। पीछे के बगीचे से मुर्गे की बांग अभी भी सुनाई दे रही थी जब आन्या अपने नीले रंग के बैग में कपड़े रख रही थी। उसकी मां का मिट्टी का घर आज सामान्य से ज्यादा तंग महसूस हो रहा था। बांस की चटाई का फर्श जो अब ढीला पड़ने लगा था, उसके इधर उधर चलने पर आवाज कर रहा था। तुमने पक्का सोच लिया है ना बेटी? उसकी मां सरिता ने चटाई लपेटते हुए पूछा। आन्या मुड़ी और हल्की सी मुस्कान दी। हाँ मां, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक होगा। रोहन एक अच्छा लड़का है, उसने वादा किया है कि वह मेरा ख्याल रखेगा। सरिता ने सिर हिलाया, हालांकि उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। मैंने तुम्हें जल्दी शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया, यह तुम्हारा फैसला है। अगर किसी दिन मुश्किल लगे तो घर वापस आ जाना, यह मिट्टी का घर हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। ये शब्द ठंडी रात में एक पतले कंबल की तरह थे। आन्या ने अपनी मां को कसकर गले लगा लिया। कमरे के कोने में 2 सूटकेस और एक पुराना गत्ते का डिब्बा किराए की गाड़ी में रखे जाने के लिए तैयार थे, जो उन्हें लेने आने वाली थी। उस दिन आन्या आधिकारिक तौर पर रोहन की पत्नी बन गई। एक साधारण विवाह समारोह गांव के छोटे से मंदिर में हुआ। सिर्फ करीबी रिश्तेदार और कुछ पड़ोसी ही थे। रोहन, एक लंबा और मिलनसार युवक, सफेद कुर्ता और पायजामा पहने हुए था। जब संक्षिप्त विवाह मंत्रों में उसका नाम लिया गया तो आन्या की आंखें भर आईं। मेरे पास बहुत धन दौलत नहीं है, रोहन ने धीरे से कहा, जब वे समारोह के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर अकेले बैठे थे। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं बहुत मेहनत करूंगा। आन्या ने सिर हिलाया। सबसे जरूरी है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। किस्मत तो भगवान लिखता है। शादी के कुछ दिनों बाद आन्या रोहन के साथ उस छोटे शहर में चली गई जहां रोहन एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में काम करता था। वे किराए के घर में नहीं, बल्कि रोहन के माता पिता के घर में रहने लगे। जैसा कि उसकी मां श्रीमती कमला ने कहा था, घर किराए पर क्यों लेना, यहां अभी भी एक कमरा खाली है। श्रीमती कमला ने शादी से पहले फोन पर कहा था, पैसे बचेंगे और आन्या घर के कामों में भी मदद कर सकती है। आन्या ने इसे एक अच्छी खबर माना। उसने एक नए परिवार के साथ एक गर्मजोशी भरे माहौल की कल्पना की। लेकिन जैसे ही उनकी मोटरसाइकिल घर के सामने रुकी, वह एहसास धीरे धीरे बदलने लगा। श्रीमती कमला का घर गांव के मिट्टी के घर से बहुत अलग था। दीवारों पर क्रीम रंग का पेंट था, लोहे का गेट ऊंचा था और बरामदे में करीने से सजे हुए गमले थे। आस पड़ोस के घर भी साफ सुथरे थे और लोगों के पास अच्छी मोटरसाइकिलें थीं। आन्या ने अपना गला साफ किया और अपने साधारण दुपट्टे को ठीक किया। श्रीमती कमला ने कमर पर साड़ी का पल्लू लपेटे हुए दरवाजे पर स्वागत किया। उनके बगल में रोहन के तोड़ा बात करा। एक बताया, जान करती है मतलब करती है। पिता श्री हरीश खड़े थे, जो चश्मा पहने हुए थे। नमस्ते मां, रोहन ने झुककर अपनी मां के पैर छूते हुए कहा। नमस्ते, श्रीमती कमला ने जवाब दिया। उनकी मुस्कान हल्की थी और उनकी निगाहों ने आन्या को सिर से पांव तक देखा। यह आन्या है? हाँ मां, आन्या ने धीरे से जवाब दिया। श्रीमती कमला ने आन्या के बढ़ाए हुए हाथों को गर्मजोशी से नहीं पकड़ा। उन्होंने बस थोड़ी देर के लिए उन्हें छुआ। अंदर आ जाओ, दरवाजे पर ज्यादा देर मत खड़ी रहो, पड़ोसी देखेंगे, उन्होंने बुदबुदाया। ड्राइंग रूम में आन्या असहज होकर बैठी।
दीवार पर रोहन के परिवार की तस्वीरें लगी थीं, जिसमें रोहन की बड़ी बहन की ग्रेजुएशन की तस्वीर भी थी, जो अब शहर से बाहर काम करती थी। एक तस्वीर में रोहन और उसकी बहन उसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के सामने खड़े थे जहां रोहन काम करता था। तो आन्या सब्जी बेचने वाले की बेटी है ना? रसोई से श्रीमती कमला की सपाट आवाज आई। आन्या मुड़ी। जी माँ जी, मेरे स्वर्गीय पिता फेरी लगाकर सब्जी बेचते थे। हम, श्रीमती कमला ने कहा। खैर, जरूरी यह है कि तुम घर संभाल सको। ऐसा न हो कि रोहन काम से घर लौटे और घर बिखरा पड़ा हो। श्री हरीश ने धीरे से रोहन के कंधे पर थपथपाया। इसे अपना ही घर समझो बेटी। उन्होंने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए आन्या से कहा। उस रात पीछे के एक छोटे से कमरे में अपना सामान रखने के बाद आन्या बिस्तर के किनारे बैठी छोटी सी खिड़की से बाहर देख रही थी, जो पड़ोसी की दीवार की ओर खुलती थी। उसका दिल उम्मीद और चिंता से भरा था। रोहन, जो अभी अभी नहाकर आया था, उसके बगल में बैठ गया। माफ करना अगर मां आज थोड़ी रूखी लगी, रोहन ने कहा। उन्हें थोड़ा समय लगता है, लेकिन असल में उनका दिल बहुत नरम है। आन्या ने विश्वास करने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। कोई बात नहीं जी, मैं यहां मेहमान हूं। यह स्वाभाविक है कि मां जी के कुछ नियम हों। रोहन ने उसका माथा चूमा। माथा का लगा रहे, हम धीरे धीरे सब ठीक कर लेंगे। ठीक है, लेकिन दिल ही दिल में आन्या जानती थी कि उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं होगी जितनी उसने मंदिर की सीढ़ियों पर कल्पना की थी। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखे छोटे से फोन को देखा। वह फोन जिसे उसने सगाई के दिन से जानबूझकर बंद कर दिया था। उसमें सुरेश नाम से एक कॉन्टैक्ट सेव था। आन्या की उंगली पावर बटन को छूने ही वाली थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। आज से मैं रोहन की पत्नी हूं, उसने मन में सोचा। मैं एक नई पहचान के साथ जीऊंगी। अतीत को पीछे ही रहने दो। उसने कमरे की बत्ती बुझा दी। बाहर गाड़ियों की धीमी आवाज आ रही थी। यह छोटा शहर एक ऐसे घर में बहू के रूप में आन्या के पहले कदम का गवाह बन रहा था, जो उसका अपना नहीं था। शादी के शुरुआती दिन आन्या के लिए थका देने वाले थे। वह सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती थी ताकि रसोई में श्रीमती कमला की मदद कर सके। तले हुए प्याज और दाल की खुशबू हवा में भर जाती थी। श्रीमती कमला तेजी से चाकू चला रही थी। कभी कभी वह आन्या की ओर देखती, जो अभी भी अनाड़ी थी। प्याज इतना मोटा मत काटो, बर्बाद होगा, उन्होंने टोका। जी माँ जी, आन्या ने जल्दी से जवाब देते हुए अपने काटने का तरीका सुधारा। सुबह की पूजा के बाद रोहन काम पर चला जाता। आन्या बरामदे से हाथ हिलाती और फिर श्री हरीश और श्रीमती कमला का नाश्ता तैयार करने के लिए रसोई में लौट आती। कुर्सी पर बैठी श्रीमती कमला आन्या के खाना परोसने के तरीके को देख रही थी। तुम्हारे गांव में तुम ऐसी सब्जियां कम ही बनाती होगी, है ना? उन्होंने पूछा। जी माँ जी, पहले मैं बाजार में बेचने में ज्यादा मदद करती थी, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो सिखाने पर सीख जाऊंगी, आन्या ने जवाब दिया। श्रीमती कमला ने एक गहरी सांस ली। शादी से पहले एक लड़की को पत्नी बनने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर वह अभी भी सीख ही रही है तो रोहन का क्या होगा? यह वाक्य आन्या के दिल में चुभ गया। उसने खुद को बहुत ज्यादा झुकने से रोका। श्री हरीश ने बीच बचाव करने की कोशिश की। कमला, जरूरी यह है कि आन्या सीखना चाहती है। तुम भी तो अपनी सास से सीख कर ही आई थी, याद नहीं? हाँ, लेकिन मैं इतनी कमजोर नहीं थी, श्रीमती कमला ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन इतना जोर से कि सुना जा सके। दिन में आन्या घर में झाड़ू लगाती, पोंछा लगाती और पूरे घर के कपड़े धोती। कभी कभी वह एक पल के लिए बैठना चाहती, लेकिन श्रीमती कमला की निगाहें उसे फिर से काम में लगा देती। अगर वह ज्यादा देर बैठती तो कोई ना कोई टिप्पणी जरूर होती। बेटा, माँ के घर में कोई खाली नहीं बैठता। अगर मुख्य काम खत्म हो गया है तो तुम स्टोर रूम साफ कर सकती हो या अलमारी ठीक कर सकती हो, आन्या मान लेती। उसका शरीर काम करने का आदी था, लेकिन उसका दिल अभी तक उन तीखे शब्दों को सहने के लिए मजबूत नहीं हुआ था जो पीठ दर्द से ज्यादा तकलीफ देते थे। परिवार के सभी सदस्यों के साथ पहला डिनर एक ऐसा अनुभव था जिसे आन्या कभी नहीं भूलेगी। खाने की मेज व्यंजनों से भरी हुई थी, क्योंकि रोहन की बहन प्रिया मिलने आई थी। प्रिया शहर से बाहर काम करती थी और कभी कभार ही घर आती थी। वाह, तो यह नई बहू है, प्रिया ने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी, माफ करना, ऑफिस के काम में फंसी थी। कोई बात नहीं दीदी,
आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। श्रीमती कमला ने परिचय कराया, यह प्रिया है, रोहन की बड़ी बहन। वह शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करती है। अगर सब ठीक रहा तो वह रोहन को एक बेहतर नौकरी दिलाने में मदद कर सकती है। प्रिया हंसी। धीरे धीरे मां, अभी तो रोहन सीख रहा है। जब खाना शुरू हुआ तो श्रीमती कमला ने आन्या के चम्मच पकड़ने के तरीके पर ध्यान दिया। बेटा, यहां हम अचार के लिए छोटी प्लेट इस्तेमाल करते हैं, सीधे चावल में मत मिलाओ, मेज गंदी हो जाएगी। ओह जी माँ जी, माफ करना। आन्या ने जल्दी से एक छोटी प्लेट लेते हुए कहा। सामने बैठी प्रिया ने रोहन के कान में फुसफुसाया, लेकिन इतनी जोर से कि सुना जा सके। मां अभी भी इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती हैं। उसने तिरछी मुस्कान के साथ कहा। श्रीमती कमला ने अनसुना करने का नाटक किया। उन्होंने आन्या के परिवार के बारे में पूछकर विषय बदल दिया। मैंने सुना है तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान हो, बेटा। जी माँ जी, पिताजी का बहुत पहले देहांत हो गया था। माँ गांव में सब्जी बेचती हैं। आन्या ने शांत रहने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। अच्छा है, इसका मतलब है कि तुम्हें रोहन के पैसे बचाने चाहिए। सिर्फ गांव में ही मत भेजती रहना, यहां भी बहुत सारे खर्चे हैं। आन्या ने सिर हिलाया। जी माँ जी, मैंने और रोहन ने इस बारे में बात की है। श्री हरीश ने अपनी पत्नी को एक नजर देखा। कमला, पहले खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। रात गहरी हो गई, लेकिन श्रीमती कमला के शब्द आन्या के दिमाग में गूंजते रहे। कमरे में वह बिस्तर के किनारे बैठी थी और अपने पेट को सहला रही थी, जिसमें मतली महसूस हो रही थी। मैं ठीक हूं, उसने धीरे से खुद से कहा। शायद यह सिर्फ ढलने की प्रक्रिया है। रोहन, जो अभी अभी नहाकर आया था, उसके बगल में बैठ गया। तुम थक गई हो क्या? उसने पूछा। आन्या ने सिर हिलाया, हालांकि उसकी आंखें लाल थीं। नहीं, बस अभी आदत नहीं है। रोहन ने एक गहरी सांस ली। माफ करना, मां ऐसी ही हैं। वह सख्त हैं, लेकिन असल में प्यार करती हैं। जब वह तुम्हें अपनी बेटी मान लेंगी तो तुम महसूस करोगी। अभी मैं क्या मानी गई हूं? आन्या ने अचानक पूछ लिया, और फिर उसे पछतावा हुआ कि यह बचकाना लगा। रोहन एक पल के लिए चुप रहा। हां, शायद अभी प्रक्रिया चल रही है, थोड़ा सब्र रखो। यह जवाब अधूरा सा लगा। आन्या ने अपनी निराशा छिपाने के लिए सिर झुका लिया। मन ही मन उसने वादा किया कि वह कभी भी रोहन को अपने और उसकी मां के बीच चयन करने के लिए मजबूर नहीं करेगी। वह जानती थी कि एक बेटे के लिए मां का आशीर्वाद कितना मायने रखता है। वह बस यह साबित कर सकती थी कि वह इसके लायक है। उस रात जब रोहन सो गया तो आन्या छोटी खिड़की के पास फर्श पर बैठ गई। उसने दराज में रखे पुराने फोन को देखा, जिसे उसने जानबूझकर बंद कर दिया था। उसका मन किसी को फोन करने का कर रहा था, यह बताने का कि एक बहू की जिंदगी टीवी सीरियलों की तरह मीठी नहीं होती। लेकिन उसे खुद से किया वादा याद आया कि वह अपनी पुरानी दुनिया से दूरी बनाए रखेगी। अगर मैं अभी हार मानकर घर चली गई तो मुझमें और हकीकत से भागने वाली एक जिद्दी लड़की में क्या फर्क रह जाएगा, उसने सोचा। वह बिस्तर पर लौट आई और कंबल को गले तक खींच लिया। बाहर रात के कीड़ों की आवाज आ रही थी। अंधेरे में आन्या ने खुद को गले लगाया, अपने ठंडे पड़ते दिल को गर्म करने की कोशिश की। समय बीतता गया, महीने तेजी से गुजरते गए, जो एक ही दिनचर्या से भरे थे। सुबह होने से पहले उठना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, बाजार जाना और घर के सामने श्रीमती कमला की छोटी सी दुकान में मदद करना। पड़ोसी आन्या को एक मेहनती बहू के रूप में जानने लगे थे। आन्या भाभी, ताजी सब्जी चुनकर देना, एक ग्राहक ने कहा। जी आंटी, यह पालक अभी अभी आई है, आन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दूसरों के सामने श्रीमती कमला अक्सर तारीफ करती थीं। हाँ, मेरी बहू बहुत मेहनती है, बस रसोई में अभी भी थोड़ी लापरवाह है, वह कहती थीं। लापरवाह शब्द हमेशा जोड़ा जाता था, जैसे कि बिना किसी नीचा दिखाने वाली बात के तारीफ अधूरी हो। आन्या इसे हवा में उड़ा देती, हालांकि उसका दिल दुखता था। एक सुबह कई बार चक्कर आने और उल्टी होने के बाद आन्या ने रोहन के साथ स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने का फैसला किया। टेस्ट के नतीजे में 2 स्पष्ट लाल रेखाएं थीं। मुबारक हो भाभी जी, नर्स ने कहा। आप गर्भवती हैं, लगभग 5 हफ्ते हो गए हैं। रोहन ने अचानक आन्या को गले लगा लिया। उसकी आंखें चमक उठीं। सच में दीदी, उसने नर्स से पूछा। नर्स ने सिर हिलाया। बिल्कुल, खाने पीने का ध्यान रखें,
ज्यादा थकान न करें और भारी सामान न उठाएं। घर लौटते समय रोहन मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। वह घर में एक छोटी सी हंसी की आवाज की कल्पना कर रहा था। मोटरसाइकिल पर आन्या ने अपने पति की कमर को और कसकर पकड़ लिया। शादी के बाद पहली बार उसे लगा कि उनका भविष्य ज्यादा उज्जवल है, लेकिन श्रीमती कमला की प्रतिक्रिया अलग थी। गर्भवती हो, उन्होंने दोहराया जब रोहन ने ड्राइंग रूम में खुशी से यह खबर दी। तुम्हारी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम गर्भवती हो गई। रोहन की तनख्वाह अभी थोड़ी ही बढ़ी है। माँ, किस्मत भी तो भगवान देता है, रोहन ने सावधानी से कहा। हाँ, लेकिन तुम्हें खर्चों के बारे में सोचना होगा। डिलीवरी, टीके, दूध, बाद में सब कुछ माँ से मत मांगना, उन्होंने जवाब दिया। आन्या ने सिर झुकाया। ईश्वर ने चाहा तो हम बचत करेंगे माँ जी। श्रीमती कमला ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, लेकिन आन्या, अब से नखरे मत करना। गर्भवती होना आलसी होने का कोई बहाना नहीं है। जब मैं रोहन के समय गर्भवती थी तब भी मैं बाजार में सामान बेचती थी। यह वाक्य चुभ गया। आन्या ने कभी रियायत नहीं मांगी थी। इसके विपरीत वह बोझ न बनने के लिए काम करती रहती थी, लेकिन यह सुनना कि वह आलसी हो जाएगी उसे दुखी कर गया। गर्भावस्था के शुरुआती महीने मुश्किल थे। लगभग हर सुबह मतली आती थी। कभी कभी बर्तन धोते समय आन्या को अचानक बाथरूम की ओर भागना पड़ता था। तले हुए तेल की गंध से उसका पेट खराब हो जाता था, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती, श्रीमती कमला दरवाजे के सामने खड़ी होती। थोड़ी सी प्रेगनेंसी में ही उल्टियां शुरू हो गईं। नखरे मत करो बेटा, अगर हर गर्भवती महिला तुम्हारी तरह हो गई तो घर का काम कौन करेगा। आन्या ने हाथ के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछा, जलन को रोकते हुए। माफ करना माँ जी, मैं अभी काम जारी रखती हूं। रोहन कभी कभी यह सब देखता। जब वह काम से जल्दी घर आ जाता, उसका चेहरा उतर जाता, उसके होंठ कुछ कहना चाहते, लेकिन जैसे ही वह अपनी मां की आंखों को देखता, शब्द गायब हो जाते। जी, अगर मैं थोड़ी देर आराम कर लूं तो ठीक रहेगा, आन्या ने एक रात धीरे से पूछा। रोहन ने उसे देखा और फिर कमरे के दरवाजे की ओर नजर डाली, जो ठीक से बंद नहीं था। बस थोड़ी देर, ठीक है। अगर मां ने तुम्हें ज्यादा सोते हुए देख लिया तो वह डांटेंगी। आन्या ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि उसका पति दो महत्वपूर्ण पक्षों के बीच फंसा हुआ है, लेकिन अनजाने में निराशा की भावना जमने लगी। उसे लगा कि वह गर्भावस्था का बोझ अकेले उठा रही है। जब उसकी गर्भावस्था 7वें महीने में पहुंची तो आन्या का शरीर भारी हो गया। छोटे से अस्पताल में डॉक्टर ने उसे भारी काम कम करने की सलाह दी, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर गिर गया था। ज्यादा देर तक खड़ी ना रहें। अगर घर के कामों में कोई मदद कर सकता है तो मदद मांगें, डॉक्टर ने सलाह दी। घर पर इस सलाह का पालन करना मुश्किल था। श्रीमती कमला मानती थीं कि सभी गर्भावस्थाएं एक जैसी होती हैं। गर्भावस्था कोई बीमारी नहीं है, उन्होंने कपड़ों की टोकरी देते हुए कहा। अगर तुम बहुत ज्यादा बैठोगी तो डिलीवरी मुश्किल होगी। पड़ोसी जो यह सुनते कभी कभी शांत करने की कोशिश करते। सब्र रखो आन्या भाभी। बगल की पड़ोसी श्रीमती राधिका ने फुसफुसाया। मेरी सास भी पहले ऐसी ही थीं। जब वह पोते को देख लेंगी तो उनका दिल पिघल जाएगा। आन्या बस मुस्कुरा दी। उसे उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। चुपचाप वह अक्सर अपने पेट को सहलाती, बच्चे से फुसफुसाती, बेटा माफ करना। अगर मां अक्सर चुपके चुपके रोती है, तुम दुखी मत होना, तुम भगवान का दिया हुआ तोहफा हो। एक दोपहर जब वह पिछवाड़े में कपड़े सुखा रही थी तो उसकी सलवार की जेब में रखा छोटा फोन वाइब्रेट हुआ। आन्या चौंक गई। वह भूल गई थी कि उसने सुबह थोड़ी देर के लिए डेटा प्लान की तारीख देखने के लिए उसे चालू किया था। स्क्रीन पर श्री सुरेश नाम दिखाई दिया। आन्या उस नाम को देर तक देखती रही। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सालों हो गए थे जब उसने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से बात नहीं की थी, जो पहले किसी के आदेश पर एक परछाई की तरह दूर से उसका पीछा करता था। उसने कॉल को अपने आप कटने दिया। कुछ मिनट बाद एक संदेश आया। आन्या मैडम, मैं सुरेश हूं। साहब और मैडम जी बस यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि आप ठीक हैं। अगर मदद की जरूरत हो तो बताइएगा। आन्या के हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से फोन बंद कर दिया और उसे कपड़ों के ढेर के नीचे छिपाए गए कपड़े के थैले में डाल दिया। उसका दिल बेचैन था। नहीं, मैंने यह रास्ता चुना है, उसने खुद को यकीन दिलाया। लेकिन उस रात जब वह बाथरूम में अकेली बैठी तो आंसू बिना रुके बहने लगे। थकान, मतली
और श्रीमती कमला के तीखे शब्द उस व्यक्ति की याद के साथ मिल गए जिससे वह अब तक बचती आ रही थी। उसके दूसरे माता पिता जो दूर शहर में अपनी सारी शान शौकत और नियमों के साथ रहते थे। अगर श्रीमती कमला को पता चलता कि जिस बहू को वह अक्सर अपमानित करती हैं वह वास्तव में एक करोड़पति की बेटी है तो उनका चेहरा कैसा होता। यह विचार एक पल के लिए आया और फिर आन्या ने उसे तुरंत मिटा दिया। वह बदला नहीं लेना चाहती थी, वह बस चाहती थी कि उसे वैसे ही स्वीकार किया जाए जैसी वह है। लेकिन जिंदगी जैसे उसकी सहनशीलता की परीक्षा लेने से नहीं थक रही थी। 9वें महीने में जब उसका पेट बहुत बड़ा हो गया था और हर कदम भारी लगता था, घर में एक ऐसी घटना घटी जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगी। एक ऐसी घटना जो एक कप चाय देर से परोसने से शुरू हुई और बरामदे में एक छोटे से सूटकेस और उन शब्दों के साथ खत्म हुई जिन्हें वह जीवन भर नहीं भूल सकती थी। उस सुबह हवा सामान्य से ज्यादा गर्म महसूस हो रही थी। सूरज की किरणें कमरे के पतले पर्दों से होकर आन्या के माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें ला रही थीं। उसका पेट बहुत बड़ा हो गया था। गर्भावस्था का 9वां महीना चल रहा था। हर बार बैठने की स्थिति से उठने पर उसे एक लंबी सांस लेनी पड़ती थी। बेटा, ड्राइंग रूम में पोंछा लगा दो, थोड़ी देर में किटी पार्टी है। श्रीमती कमला ने रसोई से आदेश दिया। जी माँ जी, आन्या ने कमर दर्द को सहते हुए कहा। उसने पोंछे का हैंडल पकड़ा, उसे धीरे धीरे घुमाया। छोटे से मूवमेंट से भी उसकी पीठ में दर्द होने लगता था। कभी कभी वह रुककर अपने पेट को सहलाती। सब्र करो बेटा, बस थोड़ी देर और है जब हम मिलेंगे, वह फुसफुसाती। खाने की मेज पर इंतू सरकारते अपने गिलास और प्लेटों का ढेर लगा हुआ था। श्रीमती कमला एक कमांडर की तरह इधर उधर घूम रही थीं। एक भी दाग नहीं होना चाहिए, यहाँ के पड़ोसी बहुत ध्यान से देखते हैं। आन्या ने सिर हिलाया। हालांकि मन ही मन वह सोच रही थी कि उनकी जिंदगी कब तक दूसरों की राय पर निर्भर रहेगी। दोपहर के करीब आन्या थोड़ी देर के लिए बरामदे की कुर्सी पर बैठ गई, अपने पैरों को सीधा करने की कोशिश कर रही थी। अचानक पेट के अंदर से एक जोरदार हलचल महसूस हुई, जिसके बाद एक ऐंठन हुई जिसने उसे कुर्सी का किनारा पकड़ने पर मजबूर कर दिया। हे भगवान, उसने धीरे से कहा। श्रीमती कमला ने रसोई के सामने से देखा। अब क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, शायद ज्यादा झुक गई थी। आन्या ने यह कहते हुए टाल दिया, इस डर से कि उसे शिकायत करते हुए न समझा जाए। श्रीमती कमला ने होंठ सिकोड़ लिए। थोड़ी सी प्रेगनेंसी में ही इतने बहाने, अभी डिलीवरी का समय नहीं आया है। नखरे मत करो, जब किटी पार्टी शुरू होगी तो तुम चाय परोसना। यह सुनकर आन्या चुप हो गई। उसने दीवार घड़ी को देखा। पार्टी 2 घंटे में शुरू होने वाली थी। इस बीच उसका पेट बार बार सख्त होने लगा था। उसने खड़े होने की कोशिश की। वह थोड़ा ढीला ढाला गाउन पहनने के लिए कमरे में गई। कमरे में दुपट्टों के ढेर के नीचे रखा छोटा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। आन्या चौंक गई। उसने दुपट्टा उठाया, उस फोन को लिया जिसे वह लंबे समय से बंद रखे हुए थी। स्क्रीन पर एक नया संदेश था। आन्या मैडम, मैं सुरेश हूं, माफ करना परेशान कर रहा हूं। साहब और मैडम जी अक्सर आपकी खबर पूछते हैं, अगर हो सके तो बस एक संदेश भेज दें ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए। आन्या ने अपनी सांस रोक ली। साहब और मैडम जी के नाम ने उसका दिल भारी कर दिया। लगभग 2 साल हो गए थे जब वह उस बड़े घर में वापस नहीं गई थी। उसे अपने पिता विक्रम ओबेरॉय का चेहरा याद था, जो गुस्से से लाल हो गया था जब उसने कहा था कि वह एक दुकान में काम करने वाले लड़के से शादी करना चाहती है, न कि अपने पिता के बिजनेस पार्टनर के बेटे से। उसे अपनी मां ललिता जी की आंखें भी याद थीं, जो आंसुओं से भरी थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे दरवाजे पर गले लगाया था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फैसला सही है तो इसे जिम्मेदारी के साथ निभाओ, उसके पिता ने उस समय कहा था। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हें कभी घर लौटने की जरूरत पड़े तो इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उस दिन से आन्या ने सभी संपर्क तोड़ दिए थे। वह यह नहीं दिखाना चाहती थी कि वह पछतावे या असफलता के कारण वापस आई है। वह यह साबित करना चाहती थी कि वह अपने माता पिता के नाम के बिना एक साधारण जीवन जी सकती है। अब जब उसका शरीर थका हुआ था और दिल दुखी था तो सुरेश का संदेश अतीत से बढ़ाए गए एक हाथ की तरह लगा। आन्या ने फोन को कसकर पकड़ लिया। उसका अंगूठा बटनों पर घूम रहा था। उसने कुछ शब्द टाइप किए और फिर उन्हें मिटा दिया। आंसू अनजाने में बह निकले। अगर मैंने अभी उनसे संपर्क किया तो क्या इसका मतलब यह होगा कि मैं हार गई? उसने मन में सोचा।
क्या मैं केवल मुश्किल समय में ही अपने माता पिता को याद करती हूं? एक और हल्का संकुचन हुआ। उसने अपना पेट पकड़कर दर्द सहा। उस स्थिति में उसकी मां का चेहरा स्पष्ट रूप से सामने आ गया। ललिता जी, जो हमेशा सौम्य रहती थीं, जो हमेशा गर्म दूध तैयार रखती थीं, जब आन्या देर रात कैंपस की गतिविधियों से घर लौटती थी, जिन्होंने कभी अपनी आवाज ऊंची नहीं की, भले ही उनका दिल टूटा हुआ हो। मां बस चाहती है कि तुम खुश रहो, चाहे इस घर में या उस घर में जिसे तुमने चुना है, उसकी मां ने विदाई के समय कहा था। यह याददाश्त उसे झकझोर गई। बिना ज्यादा सोचे आन्या ने टाइप करना शुरू कर दिया। सुरेश जी, मैं आन्या हूं। देर से जवाब देने के लिए माफ करना। मैं ठीक हूं, ईश्वर की कृपा से। अभी मैं गर्भवती हूं। कृपया प्रार्थना करें। साहब और मैडम जी को मेरा नमस्ते कहना। उसने उस वाक्य को देखा और फिर एक छोटी सी पंक्ति जोड़ी, माफ करना अगर मैंने उन्हें इतने समय तक चिंतित रखा। आन्या की उंगली भेजें बटन दबाते समय कांप रही थी। जैसे ही संदेश भेजा गया, उसे राहत और डर दोनों का एहसास हुआ। उसने कुछ सेकंड के लिए खाली स्क्रीन को देखा और फिर जल्दी से फोन बंद करके उसे वापस रख दिया। मैं बस उन्हें बताना चाहती थी कि मैं जिंदा हूं, उसने खुद से कहा। उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सा दिखने वाला संक्षिप्त संदेश उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाएगा। दूर एक शहर में एक सफेद बालों वाला आदमी उस संदेश को नम आंखों से पढ़ेगा और फिर अपने भरोसेमंद ड्राइवर को फोन करेगा। एक ऐसी यात्रा की व्यवस्था करेगा जो अगले दिन उस छोटे से गांव में हलचल मचा देगी। इस बीच श्रीमती कमला के घर में दीवार घड़ी पार्टी के समय की ओर बढ़ रही थी। आन्या उठी, अपना दुपट्टा ठीक किया और रसोई में लौट आई। उसे नहीं पता था कि उस दिन उसके कदम उसे सिर्फ मेहमानों की मेज तक ही नहीं, बल्कि एक चौड़े दरवाजे की ओर ले जा रहे थे जो उसके अतीत और भविष्य को जोड़ता था। उस दोपहर घर भरा हुआ महसूस हो रहा था। किटी पार्टी की महिलाओं की आवाजें चम्मचों और कपों की खनक के साथ मिल रही थीं। ड्राइंग रूम, जो आमतौर पर शांत रहता था, अब हंसी और गपशप से भरा था। इत्र और पाउडर की महक हवा में तैर रही थी। आन्या रसोई से ड्राइंग रूम तक केक की प्लेटें और चाय की केतली लेकर आ जा रही थी। उसका पेट भारी महसूस हो रहा था, लेकिन वह हर मेहमान को देखकर मुस्कुरा रही थी। वाह, श्रीमती कमला की बहू बहुत मेहनती है ना? एक पड़ोसी महिला श्रीमती राधिका ने कहा। हाँ, ठीक ठाक है, श्रीमती कमला ने हंसते हुए जवाब दिया। बस कभी कभी थोड़ी धीमी है। गांव से नई नई आई है ना? कुछ महिलाएं धीरे से हंसी, कुछ ने बस मुस्कुरा दिया। आन्या ने अनसुना करने का नाटक किया। उसने मेज पर केक की प्लेट रखी और फिर दूसरी चाय की केतली लेने के लिए रसोई में लौट आई। रास्ते में एक तेज ऐंठन हुई। उसने लगभग केतली गिरा दी थी। हे भगवान, वह कमर पकड़कर एक पल के लिए रुकी। ड्राइंग रूम से श्रीमती कमला की आवाज आई। आन्या, रसोई में ज्यादा देर मत लगाओ, मेहमानों की चाय खत्म हो गई है। बस 1 मिनट। माँ जी, आन्या ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। उसने केतली को फिर से भरा और धीरे धीरे ड्राइंग रूम की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम तेज पत्थरों पर चलने जैसा लग रहा था। जब वह श्रीमती राधिका के कप में चाय डालने वाली थी, तभी अचानक एक और तेज संकुचन हुआ। आन्या का हाथ कांप गया। चाय कप से बाहर छलककर मेज पोश पर गिर गई। हे भगवान, आन्या, श्रीमती कमला चौंक कर चिल्लाईं। यह क्या तरीका है? गर्भावस्था को लापरवाही का बहाना बना लिया है। कुछ महिलाएं मुड़ीं। आन्या ने जल्दी से गिरा हुआ पोंछा। उसका चेहरा लाल हो गया। माफ करना माँ जी, मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ, उसने धीरे से कहा। थोड़ा सा दर्द होते ही हंगामा खड़ा कर देती हो, श्रीमती कमला ने तीखेपन से कहा। जब मैं रोहन के समय गर्भवती थी तो मैं 2 टोकरियां सामान लेकर बाजार में बेचती थी। कभी मेहमानों के सामने कुछ नहीं गिराया। ड्राइंग रूम का माहौल अचानक अजीब हो गया। श्रीमती राधिका ने शांत करने की कोशिश की। छोड़िए भी श्रीमती कमला, गर्भावस्था में ऐसा होता है, शायद यह संकेत है कि बच्चा जल्द ही आने वाला है। नरम पड़ने के बजाय श्रीमती कमला को लगा कि उन पर तंज कसा जा रहा है। अगर गर्भावस्था में ही खुद को नहीं संभाल सकती तो मां कैसे बनेगी? उन्होंने बुदबुदाया। जाओ, कमरे में चली जाओ, तुम सिर्फ शर्मिंदा कर रही हो। आन्या ने आंसू रोक लिए। वह पीछे के कमरे की ओर चल दी। कमरे में पहुंचकर वह बिस्तर के किनारे बैठ गई, अपने लगातार सख्त होते पेट को पकड़े हुए। आंसू बहने लगे, पहले एक, फिर धार बनकर। उस रोने के बीच
कमरे का दरवाजा जोर से खुला। श्रीमती कमला लाल चेहरे के साथ दरवाजे पर खड़ी थीं। तुम्हें पता है आन्या, मैं शुरू से ही रोहन की जल्दी शादी के खिलाफ थी, उन्होंने कहा। मैंने सोचा चलो ठीक है, शायद तुम ढल जाओगी, लेकिन आज मैं सच में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आन्या ने हैरान होकर सिर उठाया। मेरा मतलब है तुम उस तरह की लड़की नहीं हो जो मेरे बेटे की पत्नी बनने के लायक हो, श्रीमती कमला ने बिना रुके कहा। तुम्हारा कोई अता पता नहीं है, कोई परिवार नहीं है, अब गर्भवती होकर भी सिर्फ शिकायतें करती हो। मैं नहीं चाहती कि मेरा पोता एक ऐसी कमजोर मां के साथ घर में रहे। ये शब्द कोड़ों की तरह थे जो बार बार पढ़ते रहे थे। आन्या ने चादर को कसकर पकड़ लिया। अगर मां जी को मैं पसंद नहीं हूं तो मैं माफी मांगती हूं, उसने धीरे से कहा। लेकिन मेरी शादी रोहन से हुई है, यह बच्चा भी उसका है, यही तो समस्या है, श्रीमती कमला ने कहा। अगर तुम यहां रहोगी तो रोहन की जिंदगी नहीं बदलेगी। वह हमेशा एक छोटा मोटा कर्मचारी बना रहेगा, एक ऐसी पत्नी की चिंता में डूबा रहेगा जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं यह नहीं चाहती। वह अलमारी की ओर गई, आन्या का भूरा सूटकेस खींचा और उसे बिस्तर पर फेंक दिया। अपना सामान पैक करो, आज रात ही तुम इस घर से निकल जाओ। तुम अपने गांव वापस जा सकती हो ताकि रोहन काम पर ध्यान दे सके। आन्या हैरान रह गई। मां, आज रात ही? उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, इससे पहले कि पड़ोसियों को और कुछ पता चले। मैं नहीं चाहती कि वे कहें कि मैं तुम्हारी बेटी को खिलाने में कंजूसी करती हूं। बेहतर है कि तुम अभी चली जाओ। आन्या धीरे धीरे खड़ी हुई। लेकिन मैं गर्भवती हूं। मां जी, अगर रास्ते में कुछ हो गया तो? श्रीमती कमला ने अपनी ठुड्डी उठाई। यह तुम्हारा और भगवान का मामला है, मैं और शर्मिंदगी नहीं उठा सकती। तुमने मुझे कई बार लोगों के सामने नीचा दिखाया है। आन्या का रोना फूट पड़ा। क्या मैंने कभी जानबूझकर आपको शर्मिंदा किया है मां जी? बस, श्रीमती कमला चिल्लाईं। अगर तुम थोड़ी भी इज्जत चाहती हो तो इस घर से सिर उठाकर निकलो। इंतजार मत करो कि मैं तुम्हें पड़ोसियों के सामने बाहर निकालूं। बाहर किटी पार्टी अभी भी चल रही थी, हालांकि आवाजें कम होने लगी थीं। शायद कुछ महिलाओं ने पीछे के कमरे से ऊंची आवाज सुन ली थी, लेकिन उन्होंने अनसुना करने का नाटक किया। आन्या ने अपने सूटकेस को देखा, उसका पेट फिर से दुखने लगा। वह रोहन को बुलाना चाहती थी, लेकिन उसका पति ऑफिस में था और देर रात लौटेगा। वह जानती थी कि फोन करने का कोई फायदा नहीं। रोहन में अपनी मां का सीधे तौर पर सामना करने की हिम्मत नहीं थी। कांपते हाथों से आन्या ने कुछ कपड़े और दुपट्टे सूटकेस में रखे। उसने अलमारी में रखे एक छोटे से डिब्बे से थोड़ी सी बचत निकाली और फिर एक छोटे से बैग में बच्चे के कपड़े भरे जो उसने पिछले महीने से तैयार किए थे। जब वह सूटकेस लेकर कमरे से बाहर निकली तो पार्टी से घर लौट रही कुछ महिलाएं हैरानी से मुड़ीं। अरे, कहां जा रही हो आन्या भाभी? एक ने पूछा। श्रीमती कमला ने एक बनावटी मुस्कान दी। गांव जा रही है, अपनी मां की याद आ रही है। आन्या ने सिर झुका लिया, जवाब देने में असमर्थ। वह उनके बीच से गुजरी महसूस कर रही थी कि हर आंख एक छोटा सा चाकू है जो उसकी त्वचा को खरोंच रहा है। घर के सामने शाम की ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। अगर रोहन घर लौटकर गुस्सा करे तो कह देना कि मैंने जबरदस्ती की, श्रीमती कमला ने पीछे से कहा। लेकिन मैं यह फैसला वापस नहीं लूंगी। आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सड़क पर चली गई, अपने पेट को पकड़े हुए, जिसमें अब बार बार दर्द हो रहा था। दूर से एक नीली ऑटो रिक्शा धीरे धीरे आ रही थी। उसने हाथ उठाया, उसे रोका। बड़ी गली के आखिर में मीरा के घर। उसने ड्राइवर से कहा, अपनी पुरानी दोस्त का पता बताते हुए, जो कभी इस शहर में उसके साथ एक ही कमरे में रहती थी। लगभग खाली ऑटो में आन्या ने बच्चे के कपड़ों से भरा छोटा बैग गले से लगा लिया। आंसू बिना रुके बह रहे थे, उस प्रार्थना के साथ मिल रहे थे जो वह धीरे धीरे कह रही थी। हे भगवान, मैं नफरत नहीं करना चाहती, मैं बस अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित जगह चाहती हूं। उस रात मीरा के साधारण से घर में आन्या एक तरफ करवट लेकर सोई, आते जाते संकुचन को सहते हुए। बिस्तर के बगल में छोटी मेज पर उसका पुराना फोन चालू था। स्क्रीन पर उसी नंबर से कुछ नए संदेश थे। आन्या मैडम, यह सुरेश है। साहब ने अभी आपका संदेश पढ़ा, वह आपसे बात करना चाहते हैं। मैडम, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया अपनी लोकेशन भेज दें। साहब यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपको सही देखभाल मिले। आन्या ने सूजी हुई आंखों से उस संदेश को देखा। ससुराल में उसे अभी अभी बाहर निकाला गया था। फोन पर एक और हाथ बढ़ाया जा रहा था। बची खुची हिम्मत के साथ, जो न जाने कहां से आई, उसने एक जवाब टाइप किया। सुरेश जी,
मैं अभी ससुराल में नहीं हूं, मैं अपनी दोस्त के घर पर हूं, 9 महीने की गर्भवती। अगर साहब और मैडम जी जानना चाहते हैं तो मैं लोकेशन भेज रही हूं। उसने लोकेशन भेज दी। इस बार भेजें बटन दबाने के बाद उसने फोन बंद नहीं किया। उसने स्क्रीन को चालू छोड़ दिया, जैसे किसी ऐसे जवाब का इंतजार कर रही हो जो सब कुछ बदल सकता है। कुछ मिनट बाद जवाब आया, ठीक है मैडम, कृपया आराम करें, हम कल सुबह आ रहे हैं। आन्या उस वाक्य को देर तक देखती रही। कल सुबह, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन उसके दिल में एक नई भावना पैदा हुई जो राहत और डर का मिश्रण थी। उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन उसे एक बात का यकीन था, वह अब अकेली नहीं थी। रात धीरे धीरे बीती। बाहर बारिश की बूंदें मीरा के घर की टिन की छत पर पड़ रही थीं। कमरे में आन्या पीठ और पेट में दर्द के कारण कई बार जागी। मीरा, जो एक पतले गद्दे पर फर्श पर सो रही थी, बीच बीच में उठकर देखती, अगर दर्द ज्यादा बढ़ जाए तो हम अस्पताल चलेंगे। आन्या, मीरा ने चिंता से कहा। अभी उतना नहीं है मीरा, बस हल्का सा खिंचाव है। आन्या ने उसे शांत करने के लिए मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मीरा ने एक गहरी सांस ली। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि कमला आंटी तुम्हें इस हालत में बाहर निकाल सकती हैं। शायद उन्हें डर था कि मैं बोझ बन जाऊंगी और बोझ बन जाऊंगी। आन्या ने धीरे से जवाब दिया। कैसा बोझ? तुम उस घर में सुबह से रात तक काम करती थी, अगर कोई बोझ था तो। मीरा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, खुद को और माहौल गर्म करने से रोकते हुए। आन्या हल्की सी मुस्कुराई। छोड़ो, इस बारे में बात मत करो, वरना तुम्हें भी गुस्सा आ जाएगा। मैं ही इसे सह रही हूं तो मुझे ही सब्र सीखना होगा। मीरा ने अपनी दोस्त को दया से देखा। उसकी आंखों में आन्या सिर्फ एक धैर्यवान गांव की लड़की नहीं थी, बल्कि कोई ऐसी थी जिसने हमेशा कुछ ऐसा छिपाया था जो उसने कभी पूरी तरह से नहीं बताया था। जब वे पहली बार रूममेट बनी थीं, तो मीरा अक्सर आन्या की कुछ आदतों पर हैरान होती थी, जैसे आन्या की धारा प्रवाह, विदेशी भाषा बोलने की क्षमता, उसके खाने के बर्तनों को करीने से पकड़ने का तरीका, या कभी कभी एक शानदार कार का गली के आखिर में दूर रुकना। फिर एक अधेड़ उम्र का आदमी दूर से नजर रखता हुआ दिखाई देता था। मीरा ने एक बार पूछा था, लेकिन आन्या बस हंस दी थी और कहा था कि वह कोई गलत पते पर आया व्यक्ति है। आज रात इतनी सारी घटनाओं के बाद मीरा को लगा कि अब फिर से पूछने का समय आ गया है। आन्या, उसने धीरे से पुकारा। आन्या मुड़ी। तुम असल में हो कौन? मीरा की आवाज कांप रही थी। गुस्सा मत होना, लेकिन मुझे याद है कि कुछ साल पहले मैं अक्सर एक काली कार को दूर पार्क हुए देखती थी। अब सुरेश नाम के किसी व्यक्ति से संदेश आ रहे हैं, जिसकी बात करने का तरीका किसी बड़े ऑफिस के व्यक्ति जैसा है। मुझे डर है कि तुम अकेले ही कोई बोझ उठा रही हो। आन्या काफी देर तक चुप रही। उसकी आंखें कमरे की छत को देख रही थीं। उसके अंदर वह रहस्य का दरवाजा, जिसे उसने इतने समय से बंद कर रखा था, अब हिलने लगा था। शायद यह थोड़ा सा खोलने का सही समय था। मीरा, उसने आखिरकार कहा, तुम्हें मेरी वह कहानी याद है कि शादी के बाद मुझे घर लौटने से मना कर दिया गया था? हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारी पसंद से सहमत नहीं थे। यह सिर्फ असहमति से कहीं ज्यादा था। आन्या ने आगे कहा, मेरे पिता, वे विक्रम ओबेरॉय हैं। मीरा ने अपनी भौहें सिकोड़ी। यह नाम मैंने कहीं सुना है। वे ओबेरॉय मेडिसिटी हॉस्पिटल चेन और कुछ अन्य कंपनियों के मालिक हैं। आन्या ने धीरे से समझाया। मेरी मां का नाम ललिता है। वे शहर में एक बड़े घर में रहते हैं। मैं उनकी सबसे छोटी बेटी हूं। मीरा का मुंह खुला रह गया। तो तुम एक करोड़पति की बेटी हो? आन्या कड़वाहट से मुस्कुराई। यह शब्द अब अजीब लगता है। पहले थी। मेरी जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं थी। अच्छे स्कूल में पढ़ी, सब कुछ आसान था, जब तक कि एक दिन पिताजी ने मेरी शादी अपने एक बिजनेस सहयोगी के बेटे से तय नहीं कर दी। वह लड़का अच्छा था, सभ्य था, लेकिन मेरा दिल बेचैन था। ऐसा लग रहा था जैसे यह शादी एक समझौते के कारण हो रही है, पसंद के कारण नहीं। उसने आगे बढ़ने से पहले एक गहरी सांस ली। उस समय मैं रोहन को जानती थी। वह कैंपस की लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम करता था। मैं उसे अक्सर बिना शिकायत किए आगंतुकों की मदद करते हुए देखती थी। वह साधारण था, लेकिन सच्चा था। मैं उसकी ईमानदारी से प्यार करने लगी थी। जब पिताजी ने जबरदस्ती शादी के लिए दबाव डाला तो मैंने मना कर दिया। एक बड़ी लड़ाई हुई। आखिरकार मैंने थोड़ी सी बचत और कुछ कपड़े लेकर घर छोड़ने का फैसला किया। मैं जानना चाहती थी कि एक आम इंसान की तरह जीना कैसा होता है। तुम्हारे पिताजी गुस्सा हुए होंगे, मीरा ने धीरे से पूछा।
बहुत, आन्या ने जवाब दिया। लेकिन मेरे बाहर निकलने से पहले मां ने मुझे गले लगाया और कहा कि घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। पिताजी चुप रहे, लेकिन मैं जानती थी कि उनका दिल दुखा है। रोहन से शादी के बाद मैंने जानबूझकर संपर्क तोड़ दिया। मैं चाहती थी कि रोहन मुझसे इसलिए प्यार करे कि मैं कौन हूं, न कि मेरे परिवार के नाम के कारण। मैं हमारे बीच कोई दूरी नहीं चाहती थी। मीरा ने अपना चेहरा पोंछा, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो। तो इतने समय तक तुम बर्तन धोती रही, पोंछा लगाती रही, दुकान पर बैठती रही, जबकि तुम नौकरों के साथ एक बड़े घर में रह सकती थी। अगर मैं ऐसा करती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि कौन वास्तव में मेरी परवाह करता है, आन्या ने जवाब दिया। मैं यह भी नहीं चाहती थी कि ऐसा लगे कि मैं अपने पिता के पैसे पर निर्भर हूं। मैं अपनी गृहस्थी शून्य से शुरू करना चाहती थी। मीरा ने एक लंबी सांस ली। लेकिन तुम्हें इस तरह बाहर निकालते हुए देखकर मेरा दिल भी टूट गया। क्या तुम्हारे पिता को पता है कि तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया है? अभी नहीं, आन्या ने धीरे से कहा। मैंने आज दोपहर ही सुरेश जी के जरिए एक संदेश भेजा है। वे मेरे पिता के सहायक हैं, जो मुझे पहले कैंपस छोड़ने आते थे। जिंदगी में पहली बार मैंने फिर से मदद मांगी है। मीरा ने उसे ध्यान से देखा। तो फिर कल सुबह इस घर में शायद कोई बड़ा मेहमान आने वाला है। आन्या हल्की सी हंसी और फिर पेट में ऐंठन के कारण कराह उठी। मुझे नहीं पता कि वे सच में आएंगे या नहीं, लेकिन कम से कम मैंने खबर दे दी है। बाकी मैंने भगवान पर छोड़ दिया है। कई घंटों की दूरी पर एक शहर में किताबों की अलमारियों से भरी एक विशाल स्टडी में एक सफेद बालों वाला आदमी फोन की स्क्रीन को देख रहा था। विक्रम ओबेरॉय ने सुरेश के संदेश को बार बार पढ़ा। सर, यह सच में आन्या मैडम का ही संदेश है, सुरेश ने सावधानी से कहा। लोकेशन का सिग्नल भी साफ है। वह उसी शहर में है जहां हमारे अस्पताल की एक शाखा है। विक्रम ने एक लंबी सांस ली। उसके बगल में ललिता जी नम आंखों से बैठी थीं। वह गर्भवती है, ललिता जी ने फुसफुसाया। हमारे घर पोता या पोती आने वाली है। विक्रम ने अपनी पत्नी को देखा और उसे उसके ससुराल से निकाल दिया गया है। इस हालत में मैं चुप नहीं बैठ सकता। वह कुर्सी से उठा और अपना कोट लिया। सुरेश, गाड़ियां तैयार करो, हम कल सुबह निकलेंगे। एक अतिरिक्त मेडिकल टीम भी साथ ले लो, क्या पता उसे तुरंत देखभाल की जरूरत पड़ जाए। जी सर, सुरेश ने जवाब दिया। ललिता जी ने अपने पति का हाथ पकड़ा। कृपया उसके ससुराल वालों से मिलते समय भावनाओं में मत बहना। मैं नहीं चाहती कि हमारा पोता पोती किसी झगड़े के बीच पैदा हो। विक्रम ने अपनी पत्नी को ध्यान से देखा। मैं अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखूंगा, लेकिन उन्हें यह जानना होगा कि जिस बेटी को उन्होंने अपमानित किया है वह कोई लावारिस लड़की नहीं है। उस रात ओबेरॉय मेंशन के बड़े गैरेज में कई चमकदार काली गाड़ियां करीने से पार्क की गई थीं। वर्दी पहने ड्राइवर गाड़ियां तैयार कर रहे थे, ईंधन और इंजन की स्थिति की जांच कर रहे थे। एक दूसरे कमरे में सुरक्षा टीम यात्रा का मार्ग तैयार कर रही थी। सब कुछ तेजी से हो रहा था, जैसे किसी महत्वपूर्ण मिशन की तैयारी हो। एक अलग जगह, मीरा के छोटे से घर में आन्या आखिरकार थकान के कारण सो गई। नींद के बीच उसने सपना देखा कि वह एक दौराहे पर खड़ी है। एक तरफ गांव में उसकी मां का मिट्टी का घर था, दूसरी तरफ ओबेरॉय मेंशन का ऊंचा गेट था। सड़क के आखिर में रोहन उलझन में खड़ा था। जब सुबह होने से पहले उसकी आंखें खुलीं तो उसे नहीं पता था कि वह कौन सा रास्ता चुनेगी। वह बस एक बात जानती थी कि सुबह जल्द ही एक ऐसा काफिला लेकर आएगी जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। लगभग 20 शानदार गाड़ियों का काफिला जो धीरे धीरे उस तंग गली में प्रवेश कर रहा था जहां उसे निकालने वाले ससुराल वाले रहते थे। उस सुबह गांव अभी भी रात की बारिश से गीला था। घरों को जोड़ने वाली कच्ची सड़क सुनसान लग रही थी। बस कुछ बच्चे गली के आखिर में एक प्लास्टिक की गेंद के पीछे भाग रहे थे। श्रीमती कमला के घर में माहौल उदास था। कल की किट्टी पार्टी की घटना के बाद वह एक अजीब सी बेचैनी के साथ जागी थी। रोहन देर रात घर लौटा था और लगभग चुप था। उसने बस अपनी मां को लाल आंखों से देखा और फिर बिना रात का खाना खाए कमरे में चला गया। क्या मैं बहुत ज्यादा सख्त हो गई? श्रीमती कमला ने मन में सोचा, लेकिन तुरंत ही उन्होंने इस विचार को झटक दिया। मैं बस रोहन के लिए सबसे अच्छा चाहती हूं। आज सुबह वह तेजी से आंगन में झाड़ू लगा रही थीं, अपनी बेचैनी को दूर करने की कोशिश कर रही थीं। श्री हरीश बरामदे की कुर्सी पर उदास चेहरे के साथ अखबार पढ़ रहे थे। रोहन काम पर चला गया? श्रीमती कमला ने पूछा। नहीं,
वह अभी थोड़ी देर पहले बाहर गया है, शायद आन्या को उसके दोस्तों के घर ढूंढने। श्री हरीश ने संक्षिप्त जवाब दिया, इससे पहले कि श्रीमती कमला कुछ कह पाती। गली के आखिर से आने वाले शोर ने उनका ध्यान खींचा। कुछ छोटे बच्चे बड़ी सड़क की ओर इशारा करते हुए चिल्ला रहे थे। गाड़ी, बहुत सारी गाड़ियां, वे चिल्लाए। दूर से इंजनों की आवाज करीब आती सुनाई दी। एक एक करके चमकदार काली गाड़ियां तंग गली में दाखिल हुए। पहिए सावधानी से पानी के गड्ढों से गुजरे। सामने के शीशे पर ओबेरॉय ग्रुप लिखा एक छोटा स्टिकर साफ दिख रहा था। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आए। कोई गेट पर खड़ा था, कोई एक छोटी बेंच पर चढ़ गया था ताकि बेहतर देख सके। यह क्या हो रहा है? श्रीमती राधिका ने एक पड़ोसी से पूछा। पता नहीं, शायद कोई मंत्री गुजर रहा है, दूसरे ने जवाब दिया। श्रीमती कमला ने झाड़ू लगाना बंद कर दिया। बिना किसी कारण के उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और दरवाजे के सामने खड़ी हो गईं। श्री हरीश ने अखबार नीचे रखा और देखने लगे। गाड़ियों का काफिला ठीक उनके घर के सामने आकर रुक गया। लगभग 20 गाड़ियां करीने से खड़ी थीं, जिससे लगभग पूरी गली बंद हो गई थी। पहली गाड़ी का दरवाजा खुला। एक अधेड़ उम्र का सलीके से कपड़े पहने व्यक्ति आत्मविश्वास से उतरा। उसके बाल कुछ कुछ सफेद हो चुके थे। चेहरा सख्त था, लेकिन आंखें शांत थीं। उसके बगल में एक सुंदर महिला नीले रंग की सिल्क साड़ी और मैचिंग दुपट्टे में उतरी। साथ में कुछ काले सूट पहने लोग भी थे, जो स्पष्ट रूप से अंगरक्षक लग रहे थे। गांव वाले धीरे धीरे फुसफुसाए, ये कौन है? वाह, ये तो कोई बड़े लोग लगते हैं। सफेद बालों वाला वह व्यक्ति श्रीमती कमला के घर के दरवाजे की ओर बढ़ा। इससे पहले कि वह दरवाजा खटखटाता, श्री हरीश पहले ही असहजता से स्वागत करने के लिए खड़े हो गए थे। नमस्ते, श्री हरीश ने अभिवादन किया। नमस्ते, उस व्यक्ति ने विनम्रता से जवाब दिया। उसकी निगाहें चारों ओर घूमी और फिर अपने पति के पीछे खड़ी श्रीमती कमला पर आकर रुक गईं। माफ कीजिएगा, क्या यह श्रीमती कमला और श्री हरीश का घर है? श्रीमती कमला ने अपना गला साफ किया। जी बिल्कुल, मैं कमला हूं। उस व्यक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। मेरा नाम विक्रम ओबेरॉय है। यह मेरी पत्नी ललिता हैं। हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में आए हैं जो पिछले कुछ महीनों से आपके घर में रह रहा था। वह नाम बिजली की तरह था। कुछ पड़ोसी जिन्होंने यह सुना, वे एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम ओबेरॉय, वे फुसफुसाए। यह उस बड़े अस्पताल के मालिक का नाम नहीं है। श्रीमती कमला ने एक बनावटी मुस्कान दी। किसकी तलाश है साहब? आपके बेटे की पत्नी, विक्रम ने शांति से जवाब दिया। उसका नाम आन्या है। माहौल अचानक शांत हो गया। सिर्फ लोगों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो हैरानी से अपनी सांस रोके हुए थे। श्रीमती कमला का चेहरा पीला पड़ गया। उनके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। आन्या, मेरी बहू, उन्होंने बुदबुदाया। लेकिन मतलब? ललिता जी आधा कदम आगे बढ़ी। उनकी आवाज नरम लेकिन स्पष्ट थी। आन्या हमारी सबसे छोटी बेटी है। श्रीमती कमला का मुंह खुला रह गया, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। श्री हरीश को अपना संतुलन बनाए रखने के लिए दीवार का सहारा लेना पड़ा। पड़ोसी आपस में फुसफुसाने लगे। यह विश्वास करना मुश्किल था कि जिस बहू को वे अब तक आंगन में झाड़ू लगाते, पानी की बाल्टी उठाते और सस्ती दुकान से खरीदारी करते देखते थे, वह वास्तव में उस अस्पताल श्रृंखला के मालिक की बेटी है जिसे वे अक्सर टेलीविजन पर देखते थे। हमें खबर मिली है कि हमारी बेटी को कल दोपहर इस घर से निकाल दिया गया था, जब वह 9 महीने की गर्भवती थी। विक्रम ने नियंत्रित लहजे में आगे कहा। हम किसी को शर्मिंदा करने नहीं आए हैं। हम बस यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वह और हमारा होने वाला पोता पोती सुरक्षित हैं। श्रीमती कमला के होंठ कांपने लगे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्हें वे सभी तीखे शब्द याद आ गए जो उन्होंने कभी आन्या से कहे थे। उसके परिवार की पृष्ठभूमि पर तंज, सब्जी बेचने वाले की बेटी का ताना, यह अपमान की आन्या का कोई नहीं है। अब यह सब जैसे उन्हीं पर पलटवार कर रहा था। मैं नहीं जानती थी, उन्होंने लड़खड़ाते हुए कहा। मैंने सोचा कि वह बस एक साधारण गांव की लड़की है। हमारे बीच थोड़ी कहा सुनी हुई थी। कैसी कहा सुनी? कि एक बहू को गर्भावस्था के अंतिम चरण में घर से निकाल दिया जाए? ललिता जी ने धीरे से पूछा। यह सवाल एक महीन चाकू की तरह था। उनकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन इसने श्रीमती कमला को और भी सिकोड़ दिया। वह जवाब नहीं दे सकी। इससे पहले कि माहौल और तनावपूर्ण होता, विपरीत दिशा से एक और गाड़ी की आवाज सुनाई दी। रोहन, जो सुबह से आन्या को मीरा के घर ढूंढ रहा था,
अभी अभी लौटा था। उसने घर के सामने काली गाड़ियों की कतार देखकर अचानक ब्रेक लगा दिया। हैरान होकर वह मोटरसाइकिल से उतरा और दौड़कर पास आया। यह सब क्या है? उसने हांफते हुए पूछा। विक्रम की आंखें उसे देखने लगीं। तुम रोहन हो? रोहन ने उलझन में सिर हिलाया। जी साहब, मैं आन्या का पिता हूं, विक्रम ने कहा। हम अपनी बेटी और अपने दामाद को लेने आए हैं। रोहन चौंक गया। उसने उस आदमी को, फिर ललिता जी को और फिर अपनी मां को देखा जो पीली पड़कर खड़ी थी। आन्या की कहानियों के टुकड़े उस परिवार के बारे में जो सहमत नहीं था अब जुड़ने लगे थे। आन्या के पिता ओबेरॉय। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। तुम्हें शायद लगा होगा कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है क्योंकि आन्या ने अपनी पृष्ठभूमि के बारे में नहीं बताया, लेकिन हमने भी कभी यह कल्पना नहीं की थी कि वह अपनी गर्भावस्था एक ऐसे घर में बिताएगी जो, उन्होंने अपने शब्दों को रोकते हुए एक नरम वाक्य चुना, इतना सख्त है। रोहन ने सिर झुका लिया। अपराधबोध की एक मजबूत लहर उसके अंदर दौड़ गई। आन्या कहाँ है साहब? उसने पूछा। अपने एक दोस्त के घर पर, विक्रम ने जवाब दिया। हम थोड़ी देर में वहां जा रहे हैं। उससे पहले हमें परिवार के रूप में कुछ बातें करनी हैं। उन्होंने काले सूट पहने एक आदमी को इशारा किया। उसने एक ब्रीफ केस खोला, एक मोटी फाइल निकाली और उसे रोहन को दे दी। यह आन्या और उसके बच्चे की सुरक्षा के लिए एक समझौते का मसौदा है, विक्रम ने समझाया। हम तुम्हारा रिश्ता तोड़ने का इरादा नहीं रखते, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी बेटी के अधिकार सुरक्षित रहें। हम 2 विकल्प दे रहे हैं। घर के सामने भीड़ बढ़ने लगी। पड़ोसी दूर से देख रहे थे, ज्यादा खुलकर देखने से बच रहे थे, लेकिन स्पष्ट रूप से उत्सुक थे। उस भीड़ के बीच श्रीमती कमला को लगा कि उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही है। रोहन ने कांपते हाथों से फाइल खोली। उसके अंदर करीने से रखे हुए कागज थे। वह वास्तव में सभी धाराओं को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन विक्रम द्वारा समझाया गया मोटा मोटा खाका काफी स्पष्ट था। पहला विकल्प, विक्रम ने कहा, तुम और आन्या अपनी शादी जारी रखो, लेकिन तुम्हें स्वतंत्र रूप से रहना होगा। हम एक उचित घर तैयार करने में मदद करेंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हें अपनी गृहस्थी खुद संभालनी होगी, बिना किसी परिवार के हस्तक्षेप के, जिसमें मैं भी शामिल हूं और तुम्हारी मां भी। उन्होंने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए श्रीमती कमला को देखा। शर्त यह है कि अगर कोई फिर से आन्या को नीचा दिखाए तो तुम्हें नहीं कहने की हिम्मत करनी होगी, चाहे वह कोई भी हो। रोहन ने अपना गला साफ किया। और दूसरा विकल्प, साहब, तुम और आन्या आपसी सहमति से तलाक ले लो, विक्रम ने जवाब दिया। डिलीवरी के सभी खर्चे, बच्चे का गुजारा भत्ता और आन्या के लिए मुआवजा हम पूरी तरह से वहन करेंगे। तुम अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद होगे और आन्या भी। हम तुमसे कुछ भी नहीं मांगेंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे के साथ तुम्हारा रिश्ता स्पष्ट रूप से तय किया जाएगा। ये शब्द चुभने वाले थे। रोहन को लगा कि पूरी दुनिया सिमट गई है। एक तरफ वह जानता था कि वह आन्या से प्यार करता है, दूसरी तरफ उसे एहसास हुआ कि वह अब तक कितना कायर रहा है। अपनी पत्नी को अपनी सुविधा के लिए अपमानित होने दिया। क्या मैं फैसला करने से पहले एक बार आन्या से मिल सकता हूं, साहब? उसने धीरे से पूछा। जरूर, विक्रम ने जवाब दिया। हम आज जवाब के लिए मजबूर भी नहीं करेंगे, लेकिन समय ज्यादा नहीं है। मेरी बेटी जल्द ही जन्म देने वाली है। उसे एक आश्वासन की जरूरत है। ललिता जी कांपती हुई श्रीमती कमला के पास गईं। बहन जी, उन्होंने नरम लहजे में कहा, मैं भी एक मां हूं। मैं एक मां का अपने बेटे के लिए प्यार समझती हूं, लेकिन क्या आपने कभी कल्पना की है कि अगर आन्या आपकी अपनी बेटी होती, क्या आप उसे 9 महीने की गर्भावस्था में घर से निकालने की हिम्मत करती? एक आंसू की बूंद श्रीमती कमला के गाल पर गिरी। उन्होंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मुझसे गलती हो गई, उन्होंने दबी हुई आवाज में कहा। मैंने सोचा कि वह सिर्फ एक बोझ बढ़ाएगी। मुझे डर था कि रोहन आगे नहीं बढ़ पाएगा। कैसा आगे बढ़ना? श्री हरीश ने पहली बार कहा। उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। आन्या ने कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि उसने इस घर में सबसे ज्यादा काम किया। शायद जिसे आगे बढ़ने की जरूरत है वह रोहन नहीं, बल्कि हमारा दिल है। अपने पति के शब्द, जो शायद ही कभी लंबा बोलते थे, ने श्रीमती कमला को चुप करा दिया। उन्हें लगा जैसे वह एक आईने में देख रही हैं और एक ऐसे व्यक्ति को देख रही हैं जिसे वह नहीं पहचानती। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। हम यह नहीं ढूंढ रहे हैं कि सबसे ज्यादा गलती किसकी है, जिंदगी पहले से ही काफी।
मुश्किल है। अब जरूरी यह है कि हमारे पोते पोती का भविष्य कैसा होगा। क्या वह दुश्मनी के बीच पैदा होगा या एक ऐसे परिवार के बीच जो खुद को सुधारना सीखना चाहता है। रोहन ने फाइल को कसकर पकड़ लिया। साहब, क्या मैं अभी आन्या के घर जा सकता हूं? उसने पूछा। हाँ, विक्रम ने जवाब दिया। तुम मेरे साथ गाड़ी में चलो, बाकी बातें हम वहीं करेंगे। गाड़ी में बैठने से पहले रोहन ने अपनी मां को देखा। मां, मैं चलता हूं। श्रीमती कमला ने बस सिर हिलाया। उनकी आंखें नम थीं। वह कहना चाहती थीं, मत जाओ। वह चाहती थीं कि रोहन उनकी बहू को वापस ले आए। वह अपने बेटे को पहले की तरह गले लगाना चाहती थीं, लेकिन उनकी जबान जैसे भारी हो गई थी। उन्होंने अब तक जो शब्द चुने थे वे अक्सर बहुत तीखे होते थे, जिससे वह अब नरम वाक्यों की आदी नहीं रहीं। गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे गली से निकल गया। गांव वाले अभी भी तब तक देखते रहे जब तक कि गाड़ियों की कतार मोड़ पर गायब नहीं हो गई। विक्रम और ललिता जी के साथ गाड़ी में रोहन बेचैनी से बैठा था। आन्या ने कभी आपके और मां जी के बारे में क्यों नहीं बताया? रोहन ने धीरे से पूछा। ललिता जी कड़वाहट से मुस्कुराईं, क्योंकि उसे डर था कि तुम उससे उसकी दौलत के लिए प्यार करोगे, न कि उसके लिए। रोहन ने सिर झुका लिया। ये शब्द सीधे निशाने पर लगे थे। उसे याद आया कि कैसे वह एक साधारण लड़की से शादी करके गर्व महसूस करता था, जिसकी ज्यादा मांगे नहीं थीं। लेकिन वह यह भूल गया था कि सादगी को किसी के साथ बुरा व्यवहार करने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। मैंने आन्या के साथ बहुत गलत किया है, मां जी, उसने धीरे से कहा। कोई भी इंसान गलती से परे नहीं है, विक्रम ने जवाब दिया। जरूरी यह है कि उसे कैसे सुधारा जाए। जब तुम उससे मिलो तो अपने अहंकार के बारे में ज्यादा मत सोचना, बस यह सुनना कि वह क्या महसूस करती है। जल्द ही गाड़ी मीरा के छोटे से घर के सामने रुक गई। दरवाजा खुला। मीरा, जो आंगन में झाड़ू लगा रही थी, काफिला देखकर लगभग झाड़ू गिरा ही चुकी थी। हे भगवान, यह चलता फिरता अस्पताल है या कोई मंत्री? उसने बुदबुदाया। आन्या बड़े पेट के साथ दरवाजे पर दिखाई दी। उसने एक ढीला ढाला गाउन और एक साधारण दुपट्टा पहना हुआ था। उसका चेहरा पीला था, फेक्ड आड। लेकिन जब उसने गाड़ी से उतरते हुए उन दो चेहरों को देखा जिन्हें वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी, तो उसकी आंखें तुरंत भर आईं। पापा, उसकी आवाज कांप गई। ललिता जी दौड़कर अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। आन्या, विक्रम ने आन्या के सिर पर धीरे से हाथ फेरा। उनकी आंखें नम थीं। माफ करना बेटा, हम देर से आए। रोहन कुछ कदम पीछे खड़ा था। यह दृश्य देखकर उसका दिल भर आया। लालसा, प्यार और पछतावे की भावनाएं एक साथ मिल गईं। वह आन्या को गले लगाना चाहता था, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आन्या ने अपनी मां का आलिंगन छोड़ा। उसकी आंखें रोहन की ओर मुड़ी। रोहन जी, उसने धीरे से कहा। रोहन ने सिर झुकाया और फिर धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। आन्या के आंसू फिर से बह निकले। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने पेट को पकड़ा जो फिर से सख्त हो गया था। मीरा घबरा गई। आन्या, फिर से संकोचन। विक्रम की टीम से एक डॉक्टर तुरंत आगे आया। हमें इन्हें अभी अस्पताल ले जाना चाहिए सर। उस व्यवस्थित घबराहट में बड़ा फैसला टल गया। वे सभी गाड़ी की ओर बढ़े। पीछे की सीट पर आन्या, ललिता जी और एक नर्स के बीच बैठी थी। रोहन सामने बैठा था, कांपते हाथों से खिड़की से बाहर देख रहा था। दिल ही दिल में वह जानता था कि बच्चे के जन्म के बाद जो भी होगा, वह अब सिर्फ अपनी मां की परछाई के पीछे छिपा रहने वाला आदमी नहीं बन सकता। ओबेरॉय मेडिसिटी की उस छोटे शहर की शाखा के प्रसव कक्ष में बच्चे के दिल की धड़कन की आवाज गूंज रही थी। तेज रोशनी आन्या के पसीने से भीगे चेहरे पर पड़ रही थी। उसने ललिता जी का हाथ कसकर पकड़ रखा था, जबकि एक एक करके संकुचन और तेज होते जा रहे थे। बस थोड़ा और, श्रीमती आन्या, डॉक्टर ने कहा। गहरी सांस लें, धक्का दें। अपनी बची खुची ताकत के साथ आन्या ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। एक छोटी सी चीख उस धक्के के साथ निकली और फिर एक नवजात शिशु की तेज रोने की आवाज आई। आंसू आन्या और ललिता जी के गालों पर एक साथ बह निकले। भगवान का शुक्र है, ललिता जी ने फुसफुसाया। डॉक्टर ने छोटे से लाल बच्चे को उठाया और उसे साफ करने के लिए एक छोटी मेज पर ले जाने से पहले आन्या को दिखाया। लड़का हुआ है मैडम, उन्होंने कहा। प्रसव कक्ष के बाहर विक्रम और रोहन बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जब बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी तो वे दोनों एक साथ खड़े हो गए। बच्चा हो गया, रोहन ने कहा। उसकी आंखें नम थीं। कुछ मिनट बाद
एक नर्स नीले कंबल में लिपटे बच्चे को लेकर बाहर आई। विक्रम ने अपने पहले पोते को आश्चर्य से देखा। नमस्ते बेटा, उसने फुसफुसाया। मैं तुम्हारा नाना हूं। रोहन हिचकिचाते हुए पास आया। क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ सकता हूं? उसने पूछा। नर्स ने सिर हिलाया। सावधानी से रोहन ने उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लिया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसकी बाहों में गर्माहट थी। आंसू बिना रुके बह निकले। अपने पापा को माफ कर देना बेटा, उसने फुसफुसाया। तुम्हारे पापा तुम्हारी मां का साथ देने में देर कर गए। उसी समय प्रसव कक्ष का दरवाजा खुला। आन्या एक स्ट्रेचर पर कमजोर लेटी हुई थी, जिसे एक नर्स धकेल रही थी। उसका चेहरा पीला था, लेकिन जब उसने रोहन की गोद में बच्चे को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। जी, उसकी आवाज नरम थी। रोहन ने जल्दी से बच्चे को आन्या को दे दिया। जब स्ट्रेचर रुका, उसने धीरे से अपनी पत्नी का माथा सहलाया। शुक्रिया, रोहन ने धीरे से कहा। तुमने इतने समय तक अकेले ही संघर्ष किया। आन्या ने उसे देखा। उसकी आंखों में दर्द और प्यार का मिश्रण था। अकेले नहीं, भगवान साथ थे, उसने धीरे से जवाब दिया। अगले कुछ दिनों तक आन्या को एक साफ और शांत वीआईपी कमरे में रखा गया। ललिता जी हमेशा उसके साथ रहीं, जबकि विक्रम प्रशासनिक काम निपटाते रहे और कभी कभी फोन पर अपना व्यवसाय संभालते रहे। मीरा अक्सर घर का बना खाना और मजाक लेकर आती ताकि तनाव कम हो सके। रोहन दरवाजे के पास एक फोल्डिंग बेंच पर रहता था। वह कभी भी कमरे से दूर नहीं गया। विक्रम के आराम करने के लिए कहने के बावजूद उसने घर जाने से मना कर दिया। एक दोपहर जब उनका बच्चा छोटे से पालने में सो रहा था, आन्या और रोहन अकेले बैठे थे। ललिता जी प्रार्थना करने गई थीं। विक्रम एक दूसरे कमरे में एक संक्षिप्त बैठक में थे। आन्या, रोहन ने शुरू किया, मुझे बात करनी है। आन्या ने सिर हिलाया। कहिए, रोहन ने एक गहरी सांस ली। मैंने तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ पूरा समझौता पढ़ा है। मुझे पता है कि दो विकल्प हैं। सच कहूं तो मैंने एक बार सोचा था कि शायद तुम मुझसे अलग होकर ज्यादा खुश रहोगी। मैं एक डरपोक पति हूं। अपनी मां के सामने तुम्हारी तरफदारी करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने आन्या के पतले हाथों को देखा। लेकिन जब भी मैं तुम्हें जन्म देते हुए देखता हूं और अपने बच्चे को देखता हूं, मुझे लगता है कि मैं अब और कायर नहीं बनना चाहता। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं। अगर तुम मुझे एक और मौका देना चाहो। मां जी का क्या? आन्या ने धीरे से पूछा। मैंने मां से फोन पर बात की है, रोहन ने जवाब दिया। मैंने कहा कि अगर हम साथ रहते हैं तो हम अलग रहेंगे। मैं एक किराए का घर ढूंढूंगा और फिर धीरे धीरे अपने घर के लिए पैसे जमा करूंगा। मां रो रही थीं, कह रही थीं कि उन्हें पछतावा है। वह तुमसे और हमारे बच्चे से माफी मांगना चाहती हैं। लेकिन मैंने कहा कि इस प्रक्रिया में समय लगेगा, यह घाव भरने में वक्त लगेगा। आन्या चुप रही। एक तरफ उसे निकाले जाने का दर्द अभी भी ताजा था, दूसरी तरफ उसने रोहन की आंखों में सच्चाई देखी। वह आदमी जिसे उसने कभी दौलत के लिए नहीं बल्कि उसकी सादगी के लिए चुना था। शायद वह सादगी डर के नीचे दब गई थी, लेकिन खत्म नहीं हुई थी। क्या पापा और मां जी सहमत होंगे अगर हम स्वतंत्र रूप से रहें? उसने पूछा। तुम्हारे पिताजी ने कहा कि अगर यह तुम्हारा फैसला है तो वह हर संभव मदद करेंगे, रोहन ने जवाब दिया। लेकिन उन्होंने यह भी याद दिलाया कि मदद का मतलब यह नहीं है कि हम आलसी हो जाएं। हमें अभी भी काम करना होगा। आन्या हल्की सी मुस्कुराई। काम करना तो मेरे लिए आदत है। दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। सिर्फ बच्चे की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। आखिरकार आन्या ने धीरे से कहा, मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा बिना पिता के बड़ा हो, उसने कहा। लेकिन मैं वही दर्द दोबारा नहीं सहना चाहती। इसलिए अगर हम साथ रहते हैं तो मुझे एक वादा चाहिए। जी, सगाई के समय जैसा वादा नहीं, बल्कि एक ऐसा वादा जो हमेशा निभाया जाए। अगर किसी दिन कोई मुझे नीचा दिखाए, चाहे वह आपके माता पिता हों, मेरे दोस्त हों या मेरा अपना परिवार ही क्यों ना हो, तो आप मेरे साथ खड़े होंगे, उनके पीछे नहीं। रोहन ने सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं, अगर मैं यह वादा तोड़ूं तो तुम जाने के लिए आजाद होगी और मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आन्या ने एक सांस ली। ठीक है, हम फिर से शून्य से शुरू करते हैं, लेकिन अभी हम इस बच्चे की देखभाल पर ध्यान देते हैं। उस रात जब विक्रम और ललिता जी कमरे में लौटे तो आन्या ने अपना फैसला सुनाया। वे साथ रहेंगे, लेकिन स्वतंत्र रूप से। विक्रम ने अपनी बेटी को देर तक देखा और फिर सिर हिलाया। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा। मैं शुरुआत के लिए पास में एक छोटा सा घर किराए पर लेने में मदद करूंगा। उसके बाद तुम लोग खुद संभालना।
लेकिन एक बात आन्या, अब सब कुछ अकेले मत सहना। अगर कुछ भी हो तो तुम्हारा घर सिर्फ तुम्हारा ससुराल ही नहीं बल्कि तुम्हारे माता पिता का घर भी है, ललिता जी ने मुस्कुराते हुए कहा। और मीरा का घर भी, जैसा कि मीरा ने कहा था। सब हल्की सी हंसी के साथ तनाव को कम करते हुए हंसे। उस हंसी के बीच आन्या के दिल के एक कोने में पुराना घाव पूरी तरह से नहीं भरा था, लेकिन उसने कुछ नया महसूस किया। एक शांति, गाड़ियों के काफिले के कारण नहीं, वीआईपी कमरे के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आखिरकार वह एक ऐसी जगह पर खड़ी थी जहां उसकी इज्जत की जाती थी। कुछ हफ्तों बाद आन्या और रोहन ओबेरॉय परिवार द्वारा अस्थायी रूप से तैयार किए गए एक छोटे से किराए के घर में चले गए। श्रीमती कमला बच्चे के सामान से भरा एक बैग लेकर और लगातार नम आंखों से मिलने आई। मुझे माफ कर दो बेटा, उन्होंने आन्या का हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं बहुत सख्त थी, मैं भूल गई थी कि तुम भी किसी की बेटी हो। शायद अगर तुम्हारा धैर्यवान स्वभाव न होता तो मुझे कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। आन्या ने अपनी सांस को देखा। मैं भी माफी मांगती हूं अगर मेरे व्यवहार में कोई कमी रही हो माँ जी, उसने जवाब दिया। शायद हम दोनों ही सीख रहे हैं। ललिता जी की गोद में छोटा बच्चा करवटें ले रहा था, जैसे वह भी उस मुलाकात का गवाह हो। कमरे के कोने में बैठी मीरा ने उस पल को अपने फोन में कैद कर लिया और फिर मुस्कुराई। देखो, उसने कहा, इस तस्वीर में यह नहीं दिखता कि कौन करोड़पति है, कौन सब्जी बेचने वाले की बेटी, कौन सास, कौन बहू। इसमें सिर्फ वे लोग हैं जो आखिरकार समझ गए हैं भगवान के सामने कोई किसी से बड़ा नहीं होता। आन्या ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। वह जानती थी कि आगे का रास्ता अभी भी लंबा है। नई लड़ाइयां होंगी, नई गलतफहमियां होंगी, शायद और आंसू भी आएंगे, लेकिन वह अपनी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात से गुजर चुकी थी और देख चुकी थी कि भगवान कैसे हालात बदल सकता है। पहले वह श्रीमती कमला के घर एक मिट्टी के घर से आई बहू के रूप में आई थी, जिसे कुछ भी नहीं माना जाता था। अब वह एक ऐसी महिला के रूप में जा रही थी जो अपनी कीमत जानती थी, परिवार की दौलत के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए कि उसने अपमान का जवाब नफरत से नहीं बल्कि खुद को सम्मान देने की हिम्मत से देना चुना। और हर बार जब वह गांव वालों द्वारा उस दिन ली गई काली गाड़ियों की कतार की तस्वीरें देखती तो वह बस मुस्कुरा देती। धन दौलत के दिखावे पर गर्व से नहीं, बल्कि यह याद करके कि कैसे भगवान ने सभी को दिखाया कि जिस व्यक्ति को वे पहले तुच्छ समझते थे वह कितना कीमती था।